मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बच्चों अपने एक नए टॉपिक की जो ग्राफ से रिलेट है उसकी स्टडी करेंगे, जिसका नाम है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले लास्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्टडी करी और उसके अलग अलग केसेस को बारी बारी से उसको पढ़ा और उससे क्या क्या कैलकुलेशन आती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उसमें सीखी। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग अपने जिस टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं उसका नाम है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं, नोट्स को साथ साथ बनाएं और जिनका पढ़ा हुआ है कोर्स में ये चीज़ें वो उसको रिवाइज करें। फिर हम लोग इन सब पर आधारित न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करेंगे, जो कि आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चाहे वो जेईई का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, डिफेंस एनडीए या कोई भी अलग एग्जाम हो जिसमें काइनेमेटिक्स का पार्ट आता है या फिर फिजिक्स का पार्ट आता है, उन सब के लिए सारे टॉपिक्स बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। इसको बच्चों हम लोग एटी ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ को एटी ग्राफ भी बोला जाता है। क्या हम जानते हैं कि कोई भी मूविंग बॉडी, जैसे कोई भी मूविंग कार जो मोशन स्टार्ट करती है और उसका एक्सीलरेशन है ए। एक्सीलरेशन ऑफ द कार, कार की इनिशियल वेलोसिटी u है और t टाइम के बाद कार की वेलोसिटी क्या हो जाती है v। आफ्टर टाइम t वेलोसिटी ऑफ द कार इज इक्वल टू v। t समय पहले कार की वेलोसिटी क्या थी u और t समय के बाद कार की वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों, v हो गई। और टाइम कितना हो गया t। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि t टाइम में वेलोसिटी का चेंज हुआ और चेंज इन वेलोसिटी यानी वेग में जो परिवर्तन है वो u से v हो गया। वेग में जो परिवर्तन है, चेंज इन वेलोसिटी, वो u से v हो गया। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी कार की वेलोसिटी में t समय में कोई चेंज आता है तो कार में क्या होता है, एक्सीलरेशन यानी त्वरण होता है। उसको हमने पहले ही बता दिया था कि कार का एक्सीलरेशन कितना है a। अब यदि हम लोग x और y एक्सिस में रिस्पेक्टिवली टाइम और एक्सीलरेशन को कंसीडर करें, x एक्सिस में हम लोग टाइम को कंसीडर करें और y एक्सिस में एक्सीलरेशन को कंसीडर करें और डिफरेंट टाइम इंटरवल में अलग अलग एक्सीलरेशन को रिमार्क कर लें x और y में, तो t और a के बीच जो ग्राफ प्लॉट होगा उसी ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है ना? एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में टाइम को कहां लिया जाता है, अलोंग द एक्स एक्सिस, जैसे वेलोसिटी टाइम में भी होता था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी यही कंडीशन थी। और एक्सीलरेशन को कहां कंसीडर किया जाता है, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस। तो इस प्रकार ये जो पूरा ग्राफ आएगा, इस ग्राफ का क्या नाम है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ यानी त्वरण समय ग्राफ। और ये किसके किसके बीच ड्रॉ होता है, टाइम और एक्सीलरेशन के बीच में। तो ये बात सबको समझ में आ गई। पहला ग्राफ हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, जो बच्चे अभी हम लोगों के साथ में नए जुड़े हैं, जो नए सब्सक्राइबर हैं, वो काइनेमेटिक्स का पार्ट 1, पार्ट 2 और उसके बाद में जो तीसरा वीडियो है स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, इन तीनों की पहले अच्छी तरह स्टडी करें ताकि उनको इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट जिसमें पिछला कोई अगर टॉपिक यूज में आया हो तो वो आपको बहुत ही अच्छी तरह क्लियर हो जाए।
बात सबको समझ में आ गई ना, ताकि किसी कोई कंफ्यूजन ना हो और आप आसानी से इन चीजों को समझ सकें। तो जितने भी नए बच्चे अभी हम लोग के चैनल के साथ जुड़े हैं तो इस बात को ध्यान दें। क्लियर? पिछले वाले वीडियो को पढ़ करके तब आप लोग फिर इसको पढ़ोगे तो और अच्छा आएगा। आने को तो आ जाएगा, लेकिन अगर और अच्छा समझना है तो थोड़ा सा पीछे से सारी चीजें तैयार करते करते आप इसको आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्राफ बच्चों हो गया एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ यानी एटी ग्राफ। तो फटाक से आप इसको कॉपी में नोट कर लें ताकि हम इसके अलग अलग डिफरेंट केसेस को भी आगे आपको बताएं। क्लियर? नोट कर लें इसको। तो बच्चों अलग अलग इसके जो केसेस थे उसमें सबसे पहला केस हमको जो पढ़ना है एटी ग्राफ का, जैसे हम लोगों ने ये कहा कि हमारे पास एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में टाइम एक्सिस और एक्सीलरेशन ये गिवन है। क्लियर? एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम और वाई एक्सिस में क्या है? एक्सीलरेशन। और कोई भी ग्राफ एटी ग्राफ का या टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ का ऐसा है जो एक स्ट्रेट लाइन है एज ए बी, और ये जो लाइन ए बी है ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है। देखो यहां पर टाइम क्या है? 0। क्लियर? ये कोई एक्सीलरेशन की पर्टिकुलर वैल्यू है जैसे ए, और कोई भी बॉडी जब मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, इससे कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब तो सब लोग जानते हो ना। कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब ये हुआ कि ए में कोई बदलाव नहीं होगा, जो ए है वो क्या है? कांस्टेंट है। और जब कोई भी बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करेगी, व्हेन ए बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये चीज ध्यान देने वाली है, इस शर्त को ना भूलना कि वस्तु का त्वरण क्या होना चाहिए? नियत त्वरण। तो अगर कोई वस्तु एक नियत त्वरण से चलती है जिसका ए कांस्टेंट है, इसका ए कांस्टेंट है, तो उसका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा के रूप में होगा। तो अगर ये ग्राफ हमको इंफॉर्मेशन पूछे क्या देता है तो हमको समझ में आ रहा है कि बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रही है। और अगर हमको ये शर्त दे दी जाए कि बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चले तो क्या होगा? तो भी बड़ा आसान है। अगर बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चले तो ग्राफ कैसा होगा? एज ए स्ट्रेट लाइन जो ए बी की तरह है, और ये स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल है? टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब हमको क्या पता चला? द एटी ग्राफ will be straight line parallel to the time axis, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। जो ये टी ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा और टाइम एक्सिस के कैसा होगा? पैरेलल होगा। और अगर ये टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, इसका मतलब यहां पर क्या था? ए इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ए इज इक्वल टू कांस्टेंट का क्या मीन हुआ? ए इज इक्वल टू कांस्टेंट का ये मीन हुआ कि जो भी चेंज इन वेलोसिटी होगी, जैसे हम लोगों ने कहा था कि वेलोसिटी में चेंज यू से भी हो रहा है, टी टाइम में हो रहा है, तो जो भी चेंज इन वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। मींस चेंज इन वेलोसिटी, वेग में जो परिवर्तन होगा बॉडी के, इसको u माइनस वी या फिर v माइनस यू भी कह सकते हो, जैसी सर को। क्लियर? ये कांस्टेंट रेट में होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट रेट में चेंज होगा तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। a इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि u माइनस वी या फिर v माइनस यू में होने वाला जो चेंज है वो कांस्टेंट रेट का है। देन a इज इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट। क्लियर? तो ये बात सबको समझ में आ गई। तो पहला केस क्या था कि कोई भी बॉडी अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चले तो ये टी ग्राफ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन कहां से जाएगी? टाइम एक्सिस के पैरेलल। सबको ये बात क्लियर हो गई? तो नोट कर लें पहले इसको कॉपी में, फिर इसके आगे की कैलकुलेशन हम लोग पढ़ेंगे, इससे हमको क्या पता चलता है। नोट कर लें इसको। तो अभी बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी बॉडी अगर एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलेगी जिसका त्वरण नियत हो, ए इज इक्वल टू कांस्टेंट,
तो उसका एटी ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे यहां पर y कोऑर्डिनेट में क्या था, एक्सीलरेशन, और x में क्या था, टाइम। ये है ओरिजिन, क्लियर। और ग्राफ कैसा आ गया, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस का मीन्स कांस्टेंट एक्सीलरेशन, क्लियर। अब बेटा इस ग्राफ की एक इंपॉर्टेंस होती है कि कैलकुलेशन में ये ग्राफ हमको कोई एक वैल्यू बताता है, और वो क्या बताएगा, बताइए। एटी ग्राफ से हमको क्या पता चलेगा, क्या होता है फार्मूला। सिंस एक्सीलरेशन का फार्मूला होता था a इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, याद है सभी को। डेल्टा वी को चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा टी को चेंज इन टाइम या फिर टाइम इंटरवल, ठीक। अगर हम लोग इस फार्मूले में ध्यान से देखें तो डेल्टा वी इज इक्वल टू आ रहा है ए इंटू डेल्टा टी। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो डेल्टा वी बराबर क्या आ रहा है, ए इंटू डेल्टा टी। ए क्या है, एक्सीलरेशन, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम या फिर टाइम इंटरवल, इसको बोलते हो चेंज इन वेलोसिटी। ग्राफ को देखो अपना, इसको इक्वेशन नंबर 1 थोड़ा ध्यान दीजिएगा अभी। ग्राफ में अगर यहां पर देखो टाइम है t इज इक्वल टू 0, क्लियर। यहां पर हमने टाइम लेट किया t इज इक्वल टू t1, और यहां पर टाइम लेट किया t इज इक्वल टू t2। t1 से t2 के बीच t1 से t2 के बीच ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, अगर हम लोग इसका कवर्ड एरिया फाइंड आउट करें, ठीक है, इसको बोला A, इसको B, इसको C और इसको D। तो अगर हम लोग ABCD का एरिया फाइंड आउट करें, एरिया ऑफ ABCD, तो एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, मीन्स AB और इंटू BC, क्लियर। अब AB क्या है बच्चों, देखें AB इज पैरेलल टू दिस, मीन्स T2 माइनस T1। और अगर BC की बात करो तो यहां पर पर्टिकुलर एक्सीलरेशन है A, और ये है एक्सीलरेशन 0। हमको क्या देखना है, BC पैरेलल टू दिस, मीन्स A माइनस 0। ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, A इंटू T2 माइनस T1, और T2 माइनस T1 को अगर हम लोग लिखते हैं डेल्टा T, तो ये वैल्यू हमारे पास में आ गई A इंटू डेल्टा T। अगर आप दोनों इक्वेशंस के RHS को कंपेयर करें तो यहां पर भी है A इंटू डेल्टा T, और यहां पर भी क्या है, A इंटू डेल्टा T। इसका मतलब ये हुआ कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होगी, एरिया ऑफ ABCD, मींस चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम बोथ इक्वेशंस, डेल्टा V इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD, क्लियर। ये फार्मूला सबको समझ में आया। कौन सा ग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में, AT ग्राफ में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ABCD के इक्वल होता है। या इसको आप लोग डायरेक्ट यू भी कह सकते हो कि डेल्टा V इज इक्वल टू, यानी चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एरिया अंडर AT ग्राफ। एरिया अंडर AT ग्राफ, क्लियर। ए क्या है, एक्सीलरेशन, और T क्या है, टाइम। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको सब लोग बहुत अच्छी तरह तैयार कर लें कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी गतिशील वस्तु अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रही है, नियत त्वरण से चल रही है, तो उसका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। कैसे होगी, टाइम एक्सिस के पैरेलल। और अगर हम इस स्ट्रेट लाइन के नीचे का कवर्ड एरिया फाइंड आउट कर लें तो हमको क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, डेल्टा V के। तो इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू एरिया अंडर AT ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा V के। तो हमको क्या इंफॉर्मेशन मिली, याद करो हम लोग जैसे क्या पढ़ते थे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। उसमें हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकाली थी, तो हमको क्या बच्चों मिलता था,
बोलिए वेलोसिटी, बिल्कुल सही। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोगों ने दो अलग अलग डेटा कैलकुलेट किए थे। अगर हम वीटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालेंगे तो हमको क्या मिलता था, एक्सीलरेशन, याद आया। लेकिन अगर हम लोग एरिया फाइंड आउट करते थे, किसका एरिया, वीटी ग्राफ का, अगर वीटी ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करते थे तो हमको क्या मिलता था, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो अभी पढ़ा एटी ग्राफ, अगर इस एटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन के नीचे का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो वो एरिया हमको क्या बताएगा बेटा, वो एरिया हमको बताएगा चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, और डेल्टा वी इज इक्वल टू एरिया अंडर एटी ग्राफ। तो ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी होती हैं लेकिन एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको बिल्कुल आपको याद रखना है, कतई भूल मत जाना, क्योंकि ये सारे डेटा का यूज करके हम आगे कई सारे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी सिंप्लीफाई करते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर, सबको समझ में आ गया? तो नोट कर लीजिए सब लोग इसको। सबको समझ में आ गया? कौन सा ग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ग्राफ का सेकंड केस बच्चों देखें, y कोऑर्डिनेट में एक्सीलरेशन, x में टाइम, ठीक है। और जो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है। कौन सी स्ट्रेट लाइन, जो ओरिजिन से पास होती है। कौन सी स्ट्रेट लाइन, जो ओरिजिन से पास होती है, और ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो ये ग्राफ हमको क्या बताता है, ये ग्राफ हमको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एक्सीलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एक्सीलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है, अर्थात समय बढ़ने के साथ साथ त्वरण भी बढ़ रहा है। समय बढ़ने के साथ साथ त्वरण भी बढ़ रहा है, टाइम के बढ़ने के साथ साथ एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। लेकिन कैसे बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली। कैसे बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली। तो ये ग्राफ हमको क्या बता रहा है, बोलो, कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन व्हेन एनी बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट increasing acceleration, then the AT graph will be straight line passing through origin, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन से चले, ठीक, ये चीज ध्यान देना, तो उसका जो एटी ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, और वो स्ट्रेट लाइन कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, अर्थात मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा के रूप में होगा। क्लियर, ये बात सबको समझ में आ गई। और इस ग्राफ की सबसे बड़ी पहचान है कि जो थीटा है वो 90 से कैसा है, लेस देन है। हेयर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा का मान 90 अंश से कैसा है, कम है। और थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम होगी तो एटी ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। क्लियर, ये बात सबको समझ में आ गई। और इसी का अगर सेकंड केस हम लोग ले लें, इसी ग्राफ का थर्ड केस, टाइम एक्सिस, एक्सीलरेशन, ओरिजिन, क्लियर। और ग्राफ अगर ऐसा हो और ये एंगल कितना, थीटा। अब ये ग्राफ हमको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, देखो स्लोप जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है। यहां पर अगर आप ध्यान दें, यहां पर बॉडी कैसे मूव कर रही थी, कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। अब बॉडी कैसे मूव करेगी, बोलो, मींस बॉडी मूव्स विद, बॉडी ऑब्जेक्ट कुछ भी हो बेटा, moves with constant decreasing retardation।
क्लियर? बॉडी कैसे मूव करेगी? कांस्टेंट डिक्रीजिंग, रिटार्डेशन कह दो या फिर कांस्टेंट डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन लिख दिया जाए यहां पर, ठीक है? तो यहां पर डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन और यहां पर इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। तो और यहां पर अगर आप थीटा की केस को देखो, हेयर देन वैल्यू ऑफ थीटा विल बी ग्रेटर देन 90। तो थीटा की वैल्यू कैसी है? 90 डिग्री से ज्यादा। क्लियर? जब थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो तो बॉडी कैसे मूव करेगी? कांस्टेंट डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। थीटा की वैल्यू 90 से कम हो तो बॉडी कैसे मूव करेगी? कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। दोनों ग्राफ क्लियर हो गए ये वाले? नोट कर लें कॉपी में। अब जैसे बच्चों एक क्वेश्चन हमको गिवन है, द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ of a moving car यहां पर ये टाइम सेकंड में दिया है, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ग्राफ कुछ इस प्रकार का है, ठीक है? 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, यहां पर ये 5, यहां पर ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्वेश्चन में आपसे ये कहा है फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द मूविंग कार इन टाइम इंटरवल 2 to 6 सेकेंड विल बी। क्या हम लोग को फाइंड आउट करना है? ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक मूविंग कार का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फिगर में बना हुआ है, जिसमें टाइम आपको गिवन है मूविंग कार के लिए, जो उसकी जर्नी है 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, और यहां पर एक्सीलरेशन है 0, 5, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में हम लोगों को सिखा है 2 से 6 सेकंड के बीच मूविंग कार की वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, आप लोग ये फाइंड आउट करें। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द मूविंग कार बिटवीन 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड। क्लियर? तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर हमको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी, तो फार्मूला होता है डेल्टा V इज इक्वल टू एरिया अंडर AT ग्राफ। AT ग्राफ के नीचे का एरिया। क्लियर? तो कहां से कहां तक आ गया है टाइम? 2 से 6 सेकेंड, तो ये 2 सेकेंड, यहां पर ये 6 सेकेंड, तो यहां पर जो एरिया बनेगा वो ABCD, इतना एरिया होगा। क्लियर? इसी को हम लोग लिखेंगे साइड इंटू साइड, मींस डेल्टा V इज इक्वल टू AB इंटू BC। अगर आप AB का कोऑर्डिनेट देखें तो 6 - 2, अगर आप BC का कोऑर्डिनेट देखें तो 10 - 0। क्लियर? तो 6 - 2 कितना? 4, और 10 - 0 10 मींस 40, और यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। आंसर सबको समझ में आया? कैसे हम लोगों ने काउंट किया, कहां से कहां तक हमको डेल्टा V निकालना था चेंज इन वेलोसिटी? 2 सेकंड से 6 सेकंड के बीच। तो बड़ा आसान था। हम लोगों ने क्या किया? चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V का फार्मूला लगाया, और डेल्टा V इज इक्वल टू होता है एरिया अंडर AT ग्राफ, और एरिया को काउंट करने का फार्मूला साइड इंटू साइड, तो AB इंटू BC। AB का कोऑर्डिनेट 6 - 2 और BC का कोऑर्डिनेट 10 - 0। आंसर कितना आ गया? 40 मीटर पर सेकंड। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? तो AT ग्राफ से हम लोगों ने क्या काउंट करी? चेंज इन वेलोसिटी। नोट कर लें क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बच्चों देखें। क्वेश्चन कह रहा है
द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v इज इक्वल टू, आपको गिवन है at प्लस bt स्क्वायर, क्लियर, वेयर a कॉमा b आर कॉन्स्टेंट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग साथ साथ करेंगे। एंड t इज इन सेकेंड, देन फाइंड चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। कहां से कहां तक वेलोसिटी में चेंज निकालना है? 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। क्वेश्चन कह रहा है कोई भी एक मूविंग पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी गिवन है v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। यहां पर a और b क्या है? कांस्टेंट। तो a से b के बीच में चेंज इन वेलोसिटी की जगह आप लोग कर लेना देन फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड विल बी। चलिए क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करें, इसका आंसर आ जाए वो कमेंट सेक्शन में आंसर को लिखिए। आगे आंसर आपका जो भी आंसर आया हो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। क्या हमको गिवन है? v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, ठीक है। और हमको निकालना क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच पार्टिकल ने कितनी दूरी तय करी। सभी लोग जानते हो v इज इक्वल टू होता है dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। ये तो पता है सब लोगों को। v इज इक्वल टू क्या होता है? dx अपॉन dt। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो dx बराबर at प्लस bt स्क्वायर इंटू dt। क्लियर? इसको ऐसे भी लिख सकते हो dx इज इक्वल टू at dt और प्लस का bt स्क्वायर dt। ये बात सबको समझ में आ गई? इंटीग्रेशन करा दो। इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ a बाहर t dt, b बाहर इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt, और टाइम इंटरवल कितना दिया है? 1 सेकेंड से 2 सेकेंड। तो dx में क्या लिखोगे? x1 से x2 इनिशियल डिस्टेंस। चलो s1 s2 कर लें। यहां पर s1 और ये अपर लिमिट में आ गया s2। क्लियर? 1 सेकेंड में दूरी s1 और 2 सेकेंड में s2। तो यहां पर 1 सेकेंड, यहां पर 2 सेकेंड, यहां पर 1 सेकेंड, यहां पर 2 सेकेंड। ये बात सबको समझ में आई? लिमिट लगाना सबको आता होगा। dt माने क्या हुआ? यहां पर टाइम की लिमिट लगेगी और जहां dx है वहां पर दूरी की लिमिट लगेगी। क्लियर? अब इसको हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन कराना है। कर लिया जाए इसका इंटीग्रेशन। ऊपर रफ कर दें क्वेश्चन को। क्वेश्चन सबके पास नोट हो गया है कॉपी में, ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों हमको क्या करना है? dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? x लिमिट s1 से s2, नहीं लिखेगा क्या होगा? और नीचे लिख लें x और s1 से s2। तब तक ये वाला आप लोग नोट कर लेंगे ना, वीडियो पॉज करके आप कर लेना। s1 से s2, यहां पर a कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2। यहां पर क्या हुआ? 1 से 2 और प्लस का b और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3। और लिमिट कितनी? 1 से 2। फार्मूला सब लोग जानते होंगे। फार्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये किसका फार्मूला है? इंटीग्रेशन ऑफ x dx। क्लियर? उसी से हम लोगों ने इसको ओपन कर लिया। n का मतलब यहाँ 2, यहाँ पर n का मतलब t की पावर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे a बाई 2। तो यहाँ पर केवल क्या है? t स्क्वायर। t स्क्वायर में लिमिट तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का b बाई 3
तो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। क्लियर? यहां पर आएगा a बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 और प्लस यहां पर b बाई 3 और 2 का क्यूब 8 माइनस 1 इंटू 7 और s2 माइनस s1 और s2 माइनस s1 को क्या बोलते हो? चेंज इन डिस्टेंस। चेंज इन डिस्टेंस या फिर आप लोग इसी को लिख सकते हो ds। तो बच्चों आंसर हमारा आ गया। क्लियर? यहां पर s2 माइनस s1 को हम लोगों ने क्या लिख दिया? ds इज इक्वल टू 3a बाई 2 और प्लस 7b बाई 3। इसका मतलब क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास में क्या है? आपको दिख रहा होगा 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3 मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कैसे किया? नोट कर लें क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बच्चों देखें। ए पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन सच एज, इसके मोशन के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 32t और y इज इक्वल टू गिवन है 5t स्क्वायर प्लस का 12। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी। चलिए क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। कोई भी पार्टिकल XY प्लेन में चलता है, उसके x और y कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। कह रहा है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में पार्टिकल का एक्सीलरेशन यानी त्वरण की गणना कीजिए। क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, जो आंसर है उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। जल्दी करें सभी लोग। सॉल्व कर लिया सभी लोगों ने? क्या है आंसर आपका? जो भी आंसर आया हो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलिए जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो लोग समझें। x इज इक्वल टू हम लोगों को बच्चों गिवन है टी क्यूब माइनस का 32t। ठीक है, ये क्या दिया है? x और हमको निकालना क्या है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के लिए सब लोग जानते हो, अगर पोजीशन दी हो और त्वरण की गणना करनी हो तो कितने बार पोजीशन को डिफरेंशिएट किया जाता है? 2 बार। पहले एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगी? वेलोसिटी। दोबारा फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन। इसको पहले एक बार डिफरेंशिएट करें तो v इज इक्वल टू, यहां vx लिख लें, vx इज इक्वल टू dx अपॉन dt दैट इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 32। टी क्यूब का 3t स्क्वायर, 32 कांस्टेंट था न्यूमेरिक वैल्यू, t का डिफरेंशिएशन 1। ये vx आ गया। इसको फिर से डिफरेंशिएट कराओ तो ax इज इक्वल टू dvx अपॉन dt। तो 3 बाहर आ गया, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और 32 का 0, तो ये आया 6t। ये बात सबको समझ में आ गई? क्या निकाल लिया हम लोगों ने? एक्सीलरेशन अलोंग x एक्सिस, और वो कितना आया? 6t। ठीक, फिर टाइम कितने सेकंड दिया है हम लोगों को? 3 सेकंड। तो यहां पर t की जगह 3 रख दो तो ax एट 3 सेकंड इज इक्वल टू 6 इंटू 3। तो यहां पर ये आ गया 18 और एक्सीलरेशन है। क्लियर? कोई भी यूनिट आपको नहीं गिवन है तो आप ऐसे ही छोड़ दो। ये आ गया ax। ऐसे ही हम लोग क्या निकाल लेंगे? ay। ay भी बच्चों पहले क्या करेंगे? पहले तो y हमको गिवन है, तो y कितना दिया है बताओ? y इज इक्वल टू दिया है, y इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस का 12। तो पहले क्या निकालोगे? vy। एक बार डिफरेंशिएट तो आ जाएगा 10t प्लस का 0 और फिर क्या निकालोगे? ay। फिर से डिफरेंशिएशन 10t का 1, तो केवल ये आया 10 और ये ay टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है। यहां पर टाइम का कोई भी टर्म नहीं है। अगर यहां पर t का कोई टर्म आता तो हम t की वैल्यू को पुट कर देते, लेकिन यहां पर t का कोई टर्म नहीं है।
तो ये ऐसे ही रहेगा, है ना। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि टी क्या रखें क्या ना रखें, डोंट बी कंफ्यूज। ये बस वो समझ में आ गई। अब हमको क्या निकालना है, नेट एक्सीलरेशन। नेट एक्सीलरेशन तो ए इज इक्वल टू होता है बेटा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, वैल्यू को पुट कर दो। ए एक्स की जगह आया है 18 तो 18 आई, और ए वाई की जगह 10 तो प्लस का 10 जे। तो क्वेश्चन का आंसर आया 18 आई प्लस 10 जे। देख लो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 18 आई कैप प्लस 10 जे कैप। क्वेश्चन सबको समझ में आया, ठीक है ना। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बड़ा सिंपल मेथड था। हमको एक बार पहले क्या निकालनी थी, वेलोसिटी, फिर क्या निकालना था, एक्सीलरेशन, उसमें टाइम की वैल्यू को पुट कर देना था, और बाद में जो भी ए एक्स और ए वाई आए उसको आई कैप और जे कैप के टर्म में हमको कॉपी में लिखना था। सबको समझ में आ गया, नोट कर लें क्वेश्चन को। जल्दी से नोट करें, इसका छूट जाया करे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है द मोशन ऑफ ए पार्टिकल along straight line is x is equal to 8 plus 12t माइनस टी क्यूब। ठीक है, किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन है स्ट्रेट लाइन मोशन के अलोंग, वो हम लोगों को गिवन है x इज इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस का टी क्यूब। क्वेश्चन में ये कह रहा है द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल when velocity is 0। क्या क्वेश्चन में हम लोगों से कहा है, उसने कहा पार्टिकल का रिटार्डेशन बताओ। रिटार्डेशन माने मंदन ज्ञात कीजिए, और तब रिटार्डेशन को बताओ जब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो, 0। क्लियर। चलिए क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। सॉल्व कर लिया सभी लोगों ने, क्या आया बच्चों आंसर? जो भी आंसर आया उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। क्वेश्चन का जो आंसर आया हो, ये ऑब्जेक्टिव आपको गिवन है, इनमें से अगर कोई आंसर आपका मैच कर रहा है तो आप उसको जरूर लिखें। कैसे सॉल्व करना है आपको, x इज इक्वल टू गिवन है 8 प्लस 12t माइनस का टी क्यूब। ठीक है, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। 8 का डिफरेंशिएशन 0, t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 3t स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू आ गया 12 माइनस 3t स्क्वायर। दिस इज द वेलोसिटी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो बच्चों पहले हमको वेलोसिटी को 0 करना पड़ेगा, तो 0 इज इक्वल टू 12 माइनस 3t स्क्वायर। क्लियर। इसी को हम लोगों ने लिखा 12 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, सो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मीन्स 2t इज इक्वल टू वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। हमको एक बात पता चली कि 2 सेकंड में इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, 0 है। 2 सेकंड में कण का वेग क्या है, 0। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। अब एक काम करो, t इज इक्वल टू 2 सेकंड में रिटार्डेशन हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर। ऊपर क्वेश्चन सभी लोगों ने नोट कर लिया, रफ कर दिया जाए इसको, क्योंकि स्पेस कम है बोर्ड में। ऊपर क्वेश्चन को हटा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब एक काम करो, ये जो वेलोसिटी है इससे फाइंड आउट करो रिटार्डेशन, मंदन। रिटार्डेशन निकालने का फार्मूला a इज इक्वल टू dv बाई dt, जो तरीका एक्सेलरेशन का वही रिटार्डेशन का,
एक्सेलरेशन होता है प्लस ए, रिटार्डेशन होता है माइनस ए, बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। क्लियर? तो डी अपॉन डी टी और v कितना है, v इज इक्वल टू 12 माइनस 3t स्क्वायर। तो बताइए 12 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 3 और t स्क्वायर का 2t, दैट मीन्स माइनस 6t और t की वैल्यू कितने सेकंड है हमारे पास, बोलिए 2 सेकंड। तो यहां पर t की जगह रख दो 2 सेकंड, तो माइनस 6 इंटू 2 मीन्स माइनस 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जिस समय पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, जिस समय कण का वेग 0 है, उस समय उसका रिटार्डेशन यानी मंदन कितना होगा, आंसर है माइनस का 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? नोट कर ले क्वेश्चन को कॉपी में। सबसे पहले हम लोगों ने x को डिफरेंशिएट किया, उससे वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। जब वेलोसिटी आ गई तो वेलोसिटी को 0 कर दिया, और वेलोसिटी को जब 0 कर दिया तो फिर से डिफरेंशिएशन कराया, और बच्चों उनको क्या मिल गया, एक्सीलरेशन। या रिटार्डेशन। कर लिया बच्चों सभी लोगों ने क्वेश्चन? जिसका छूट गया हो वीडियो को पॉज करके वो क्वेश्चन को नोट कर लें। तो बच्चों आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्या सीखा, आज हम लोगों ने अपने इस वीडियो में टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ पढ़ा, उसके तीनों केसेस भी स्टडी कर लिए, और कुछ मोशन इन स्ट्रेट लाइन की हम लोगों ने 3-4 प्रॉब्लम्स को लगाया। हर वीडियो में कुछ न कुछ आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगवाते चलते हैं, जैसा कि आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी टॉपिक की शुरुआत है, जैसे जैसे हम लोग इंपॉर्टेंट सेगमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे बहुत महत्वपूर्ण चीजें हमारे सामने आती जा रही है। क्लियर? तो इस पूरे टॉपिक को जितना डिस्कशन आज किया गया है सब लोग तैयार कर लें, अच्छे बच्चों की तरह नोट्स बना लें, जिसके पास नोट्स बने हों वो मिलान कर लें, कुछ छूटा तो नहीं है आपका, और जिनके पास नोट्स नहीं बने वो नोट्स को बना लें, और ज्यादा से ज्यादा कोर्स को रिवीजन में रखें। क्लियर बच्चों? तो अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में गाड़ी धीरे धीरे आगे हम लोग की बढ़ रही है। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ग्राफ के तीनों टॉपिक कंप्लीट हो गए। जितने भी नए सब्सक्राइबर हम लोगों के साथ में जुड़े हैं, वीडियो के शुरुआत में भी मैंने बताया था, वो काइनेमेटिक्स के जितने भी 4-5 वीडियो अभी तक अपलोड किए जा चुके हैं, आप उन सबको ध्यान से पढ़ें, और पढ़ते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी मत किया करो, बहुत ध्यान से एक एक चीज को बहुत अच्छी तरह रिवाइज किया करो। क्लियर? और अब हम लोग चैप्टर के लास्ट की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हमको पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी। ये भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ही पार्ट है। तो अगले वीडियो में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप इनको रिवीजन में रखें, और भी बच्चों को बताएं। जिनके पास चैनल सब्सक्राइब नहीं है उनको चैनल को सब्सक्राइब कराएं, और साथ में आप भी इनको लगातार रिवाइज में रखें। क्लियर? बार बार वीडियोस को देख करके आप रिवीजन इसका कंटिन्यूअसली आप करते रहो। ठीक है बच्चों? तो आज का टॉपिक यहीं से एंड करते हैं। नए वीडियो में फिर से नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।